हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनवायर्ड एकेडमी में। आज हम लोग अपना पॉलिटी जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, ये जो सब्जेक्ट है आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अनलेस अनटिल आप यूपीएससी का पेपर नहीं दे रहे हैं तो। जितने भी उसके नीचे एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें पॉलिटी आती है उसके लिए ये मोर देन सफिशिएंट है। कोई भी आपको पेड क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जो इसमें पढ़ाया जा रहा है उसको बस अपने कॉपी में एज ए नोट्स लिखते जाइए, बिकॉज जितना शॉर्ट नोट्स होगा उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो चलते हैं अपनी पॉलिटी के पहले चैप्टर पे जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। बिकॉज कोई भी शुरुआत होता है तो उसका एक नियम होता है। तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी बना तो उसका भी एक नियम था कि हम भैया किस किस एक्ट के थ्रू कौन कौन सा चीज़ लिया गया है। ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ एक ही बार में सबको आ गया होगा सारे नियम कानून। उसी हिसाब से इसमें भी कुछ डेवलपमेंट्स हुए थे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। बिकॉज़ सारी पॉलिटी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसके बाद हम लोग मे बी ज्योग्राफी शुरू करेंगे, देन एक बार अच्छे से हिस्ट्री को रिपीट करेंगे। सो गाइस, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का जो अपना स्टार्ट होता है ये होता है 1934 में। ये जो था ब्रेन चाइल्ड था एम एन रॉय का। आप कह सकते हैं कि जो पहला बार आइडिया आया, फर्स्ट जो आइडिया आया कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ये आया भैया एम एन रॉय के द्वारा और इन्हीं के द्वारा लाया गया। और ये कौन थे? तो अ पायनियर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। ठीक है। तो इन 1934 व्हेन द आइडिया वाज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया वाज पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय एम एन रॉय। तो कभी भी क्वेश्चन आएगा किसके द्वारा लाया गया, तो एम एन रॉय के द्वारा 1934 में। उसके बाद 1935 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये डिमांड करती है कि भैया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होगा इंडिया के लिए एक बनना चाहिए। ठीक है। और इसी के बिहाफ में 1938 में जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ में कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनेगा फ्री इंडिया का, वो सिर्फ इंडियन के द्वारा बनाया जाएगा। कोई भी जो बाहरी होगा उसका इंटरफेरेंस हमको नहीं चाहिए। जो भी होगा हम अपने से खुद ब खुद बनाएंगे। और इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया जाता है ब्रिटिश के द्वारा और इसको हम लोग कहते हैं अगस्त ऑफर 1940, जिसके तहत इसको एक्सेप्ट किया जाता है। देन उसके बाद आता है 1942 में सर स्टॉफर्ड क्रिप्स। तो सर स्टॉफर्ड क्रिप्स एक मेंबर था ब्रिटिश कैबिनेट का। ये भारत आता है और एक ड्राफ्ट प्रपोजल लेके आता है ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें जो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन था वो कहता है कि वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना दिया जाएगा। लेकिन इसको रिजेक्ट कौन कर देता है? मुस्लिम लीग। अब किस प्रपोजल को रिजेक्ट करते हैं? मुस्लिम लीग। अब ये कहते हैं कि भैया हमको जो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा मेरा अलग बनेगा, यानी कि दो डिवाइड होंगे, दो ऑटोनॉमस स्टेट बनेंगे, एक इंडिया एक भारत होगा और एक पाकिस्तान होगा। और दोनों का कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग बनेगा, उसका ड्राफ्ट भी अलग होगा, तभी हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये इनकी नियम थी मुस्लिम लीग का। उसके बाद फाइनली जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1946 में नवंबर में बनता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूट होता है अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय कैबिनेट मिशन प्लान। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले बहुत सारे एक्ट आए थे, जिस एक्ट से थोड़ा थोड़ा सीखते सीखते फाइनली हम लोगों ने कुछ सीखा था। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को हर जगह से हर एक्ट को लेते हुए यूज़ करते हुए डेवलपमेंट होते हैं। जैसे आप पढ़ाई करते हो तो 1 क्लास से सीधे 10th में तो जाते नहीं हो, है ना? एक स्टेप बाय स्टेप, तो वैसे ही स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट हुए थे। तो पहला जो एक्ट था वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहला पॉइंट क्या था? द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। देखिए, जो इंडियन कंपनी थी, मतलब जो यहाँ पे वर्क करती थी, जिस जो व्यापार करने आई थी, तो इसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए पहला एक्ट हम कह सकते हैं 1773 था। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, दिस द एक्ट रिकॉग्नाइज द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। अब ये क्या किया, जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन था कंपनी का उसको ये रिकॉग्नाइज कर लेता है ब्रिटिशर्स। और उसके बाद फर्स्ट एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में अपना उसके तहत बैठा देता है। और इसी के तहत एक नया गवर्नर जनरल क्रिएट करता है, मतलब जो पहले गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको चेंज कर देता है उस सीट का नेम, और नेम नया जो पोस्ट क्रिएट करता है वो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और पहला जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनता है वो बनता है लॉर्ड वारेन हास्टिंग। तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसके तहत एक और चीज़ होता है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स के 4 मेंबर्स बनते हैं, जो कि किसकी मदद करेंगे? तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसके साथ कुछ और चीज़ें ये लेके आता है, जो मद्रास और बॉम्बे 2 प्रेसिडेंसी होती है सबऑर्डिनेट, वहाँ के गवर्नर जनरल को इसका भैया सहायक बना देता है, उसके नीचे एक प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट बना देता है। ठीक है।
अब अर्लियर में क्या था, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, ये तीनों इंडिपेंडेंट थे, लेकिन अब क्या हो गया, अब दोनों जो हो गए, बंगाल तो इंडिपेंडेंट है ही, जनरल गवर्नर, गवर्नर जनरल, वहीं पे मद्रास और बॉम्बे इसके सॉवर्डिनेट हो गए, ठीक है। अब इसके बाद इट मेड अ प्रोविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट फोर्ट विलियम इन कलकत्ता। तो जब बात आएगी किस एक्ट के तहत, एक्ट 1773 के तहत फोर्ट विलियम इन कलकत्ता एक सुप्रीम कोर्ट का प्रोविजन आया था, कॉम्प्रोमाइजिंग वन चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। तो 3 जजेस थे इसमें और एक चीफ जस्टिस था। इट स्ट्रेंथन दी कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी। अब यहाँ से पकड़ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, जो व्यापार करने आया था, उसके ऊपर ब्रिटिश सरकार का पकड़ जो है वो मजबूत हो जाता है। रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स विच वाज गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी टू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स। अब कंपनी को भैया जो बोर्ड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसको जाके सब कुछ रिपोर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आता है 1784 पिट्स इंडिया एक्ट जिसे कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा 1773 के बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। अब इस एक्ट के तहत क्या था, दिस एक्ट क्रिएटेड अ न्यू बॉडी कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स। जैसे पहले क्या था, जो कोर्ट था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, वो सब कुछ हैंडल करता था, लेकिन अब एक बोर्ड ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोल, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया कि जो मैनेज करेगा पॉलिटिकल अफेयर, वाइल जो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हैं इसको कमर्शियल अफेयर्स को दे दिया गया करने के लिए, जैसे कि जो माल है, जैसे रिवेन्यू डिपार्टमेंट में, तो उन सबको ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करेगा, और जितनी भी पॉलिटिकल पावर्स हैं उसको अब कौन मैनेज करेगा, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। दस पीट इंडिया एक्ट मेड अ प्रोविजन ऑफ सेपरेशन इन कंपनी पॉलिटिकल एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़। तो पहली बार जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यहाँ से देखता है कि हाँ यहीं से स्टार्ट हुआ, उसके वजह से कि बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि स्टेट और यूनियन में कैसे डिवीज़न हुआ पावर का, तो ये सब सारे कॉन्सेप्ट्स बनते हैं, तो धीरे धीरे चीज़ें डेवलप हुई। तो फर्स्ट टाइम जब हम सेपरेशंस की बात करते हैं कंपनी के पॉलिटिकल और कमर्शियल एक्टिविटीज़ में, तो ये था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की तहत। उसके बाद क्या होता है, इट एम्पावर्ड द ब्रॉड बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज डायरेक्ट ऑल ऑपरेशन ऑफ सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स। जितने भी सिविल और मिलिट्री अफेयर्स थे उनको कह देता है कि भैया बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंतर्गत आएगा, और सिर्फ जो रिवेन्यू है, रेवेन्यूज एंड द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, इसमें जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है सिर्फ वो माल अदालत और जो रेवेन्यू अदालत है उसमें ही सीमित रह जाता है, रेवेन्यू कोर्ट में। अब इसके बाद द कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया वेयर फर्स्ट टाइम कॉल्ड ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। मतलब जो ब्रिटिशर्स थे अब भाई भारत में रहने लगे और उनका एकदम पकड़ हो गया, तो कहेगा ना कि जैसे मुस्लिम बहुल इलाका, हिंदू बहुल इलाका या फिर क्रिश्चियन बहुल इलाका, ऐसे क्षेत्रों को नाम से जानते हैं ना, उसी तरह से ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया यहाँ पे पहली बार कहा जाने लगा। उसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1793। अब ये एक्ट क्या किया था, चार्टर एक्ट, दिस एक्ट रिकॉग्नाइज द कोर्ट एंड रीडिफाइन देयर जुडिक्शन। अब जो कोर्ट्स था इसको फिर से रीडिफाइन कर दिया कि भैया आपका जो जुडिक्शन होगा इसमें फिर से हम चेंजेस कर रहे हैं। अब इसके चलते जो रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था वाज सेपरेटेड फ्रॉम जुडिशियरी। जो रिवेन्यू था भैया उसको हटा दिया जुडिशरी से। दिस प्रोविजन लेड टू डिसअफेक्टिंग ऑफ माल अदालत। जो रिवेन्यू कोर्ट था, जैसे कि जुडिक्शन में ये सब पहले आते थे, इसको अब हटा दिया कि आप लोग अब उसमें नहीं आएंगे, अदालत में आपका कोई काम नहीं इसमें, इसीलिए रिवेन्यू कोर्ट्स जो थे वो खत्म हो गए। सैलरी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू बी ड्रॉन फ्रॉम इंडियन एक्सचेकर। अब जो इंडियन एक्सचेकर थे वहाँ से भी इनकी सैलरीज भी डिस्ट्रीब्यूट, तो सैलरी सिस्टम्स भी एक तरह से प्रॉपर वर्क कर रहे थे। देन आता है चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 में क्या होता है, द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड वाज एबॉलिश्ड इन इंडिया। कि भैया इंडिया में अपना व्यापार आप बंद कीजिए, आप ध्यान दीजिए अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन अभी भी मोनोपोली ओवर ट्रेड विथ चाइना एंड ट्रेड इन टी रिटेन। मतलब चाइना में आप ट्रेड कर सकते हैं, वो भी चाय की खेती, बाद में इसको भी वो हटा देते हैं, लेकिन अभी इस एक्ट के तहत इतना ही हुआ था। दिस एक्ट आस्क्ड कंपनी टू स्पेंड 1 लाख रुपी एवरी ईयर ऑन द एजुकेशन। तो पूछा जाएगा कि भैया 1 लाख की जब बात आई थी तो किस मतलब एक्ट के तहत, तो 1813 एक्ट के तहत कहा गया था कि भैया इंडियंस पे 1 लाख रुपया सालाना जो है आप खर्चा कीजिए उनकी पढ़ाई पे। अब यहीं पे चार्टर एक्ट 1813 के तहत यहाँ पे क्रिश्चियन जो पॉप फादरीज हैं उनको बुलाया जाता है और कहा जाता है कि भैया आप धर्म प्रचार कीजिए और धर्म परिवर्तन शुरू करवाइए। यहाँ पे प्रोपोगेट करवाते हैं वो अपनी रिलीजन को इंडिया में। फिर आता है 1833। तो 1833 के तहत दिस एक्ट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब जो भैया जो गवर्नर जनरल बंगाल था वो बंगाल नहीं रह गया, इंडिया रह गया, क्योंकि ब्रिटिश पोजीशन था इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एंड वेस्टेड इन हिम ऑल द सिविल एंड मिलिट्री पावर्स। लॉर्ड विलियम बेंटिक पहला जो है गवर्नर ऑफ इंडिया बनता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एंड मेड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। The act deprived the governor of Bombay and Madras of their legislative power। अब जो जैसे लॉ मेकिंग पावर थे बॉम्बे और
मद्रास के पास उनको छीन लेता है और पूरा किसके पास दे देता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास। एंड वाज गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर फॉर द इंटायर ब्रिटिश इंडिया। अब जितना भी ब्रिटिश इंडिया के अंदर कमांड में एरिया था उसका सारा पावर किसके पास चला जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास। उसके बाद शुरू होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली लॉस्ट होने की कहानी। जो कि चाइना में ये टीक में ट्रेडिंग कर रहा था उसको भी कहता है कि भैया तुम बंद करो, बहुत हो गई तुम्हारी नाटक, अब सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की तरह वहाँ पे काम करो, अब वहाँ पे सिर्फ तुम राजनीतिक मतलब जो सरकार वाली काम है वो चीज़ देखो, वहाँ पे तुम्हारी कंपनी का काम खत्म। तो जो बिजनेस करने के हिसाब से आए थे वो तो पूरा खत्म हो गया, अब पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन जाती है ये। द एक्ट आस्क गवर्नमेंट टू एबॉलिश स्लेवरी इन इंडिया। इसी एक्ट के तहत जो है गवर्नमेंट से कहा जाता है कि जो स्लेवरी है, गुलामी है भारत में जो चल रही है उसको आप ख़त्म कर दीजिए। इसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1853। दिस एक्ट हैड प्रोविजन ऑफ सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल। ठीक है, मतलब कि जो मेन पावर है एग्जीक्यूटिव के, जो चेयर पर्सनस की पावर्स हैं, है ना, डायरेक्शंस के पावर्स हैं, उसको और लॉ मेकिंग पावर्स को अलग करने की बात होती है। जैसे कि अपना पीएम हो गए तो ये एग्जीक्यूटिव पावर्स में आ गए, वहीं पे अपनी जो सुप्रीम कोर्ट वाली फंक्शंस हैं वो लेजिस्लेटिव पावर्स में आ गई। इट प्रोवाइडेड फॉर एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स। देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिए, जैसे कि सभा है, लोकसभा है, तो यहाँ से लॉ मेकिंग होती है लेकिन वहाँ पे इंटरवेन कर सकता है। तो यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव पावर मतलब एक तरह से डायरेक्शन है, जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ ए कंपनी, उससे वैसे समझिए, और लॉ मेकिंग लेजिस्लेटिव अलग हो गया। ठीक है। New member called legislative councillors to Indian Central Legislative Council. For the first time, the local representation in Indian Central Legislative Council was allowed. पहली बार जो भारतीय थे उनको जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसमें अलाउ किया गया था, मतलब एज ए देखने के लिए, पूरा तरह से उनमें उनको एंटर नहीं होने दिया गया था। अब इसके बाद एन ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स वाज इंट्रोड्यूस। देखिए अभी कमीशन नहीं बना था, सिर्फ अभी एक कंपटीशन स्टार्ट हुआ था सिविल सर्वेंट्स का, जिसके तहत सिविल सर्वेंट्स बन सकते हैं। इसमें भारतीयों को भी भाग लेने का मौका दिया गया। इस सर्विस जो सर्विस था रिक्वायरमेंट प्रोसेस का, इसको गाइड करने के लिए मौकाले कमेटी की एक गठन होती है, द कमेटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विसेज। ये कब बैठता है, 1854 में। 53 में आया था 1853 चार्टर एक्ट, उसमें 1854 में ये बना था मौकाले कमेटी, द कमेटी ऑन इंडियन सिविल सर्विस, जो कम्पिटिटिव एग्जाम करा रहा था। उसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। याद रखिए 1858 जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857, उसके बाद आया था। अब ये इसलिए आया था कि भैया अगर हम अभी इंडियंस को नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये तो फिर से विद्रोह कर सकते हैं। तो यहाँ पे भारतीयों का विश्वास लाने के लिए इस एक्ट को लाया गया था और इसमें बहुत सारे भारतीयों को इंटरव्यू किया गया इसमें। दिस एक्ट वाज इनेक्टेड इन द वेक ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, जिसको पहला वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा गया और सिपाही मेंटनी भी कहा गया। इट ब्राउट एन एंड ऑफ द कंपनी रूल। यहाँ पे कंपनी का जो रूल था वो खत्म हो जाता है और सीधा सीधा पूरा पावर किसके पास चला जाता है, ब्रिटिश क्राउन के पास। द एक्ट चेंज द डिजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू द वाइसराय ऑफ इंडिया। और 1858 से ही जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था इसको चेंज करके क्या कर दिया गया, वाइसराय ऑफ इंडिया। ओके, ठीक है, वाइसराय ऑफ इंडिया। इसके बाद जो ब्रिटिश क्राउन था ये डायरेक्ट उसका रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है। ही वाज अपॉइंटेड एज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। अब पहला जो वाइसराय बना कौन बना, कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, दस बिकेम द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। इसके बाद आता है द सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट। डुअल गवर्नमेंट क्या होता है, दो तरह से गवर्नमेंट को आप हैंडल कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये जो था, जो आया था कब, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत इसको ख़त्म कर दिया गया। अब पूरा सेंट्रलाइज एक तरह से गवर्नमेंट चल रहा था, जैसे कि सिर्फ लॉर्ड कैनिंग पूरा देख रहा है। ऐसा नहीं था कि अब दो गवर्नमेंट है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल अलग है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अलग है, जो सिविल और मिलिट्री पावर है अलग दिख रहा है, और जो जैसे कि खाद वाली चीज़ें, कमर्शियल चीज़ें, वो अलग दिख रहा है। अब पूरा सेंट्रलाइज हो गया। इंट्रोड्यूस बाई पिट्स इंडिया एक्ट वाज एबॉलिश बाई दिस एक्ट। दिस एक्ट प्रपोज हाईली सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमने अभी बात की, और इस एक्ट को गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहा गया था। इट वाज आल्सो नोन एज द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक नया ऑफिस बनता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज क्रिएटेड एंड ही वाज वेस्टेड विद द कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो होता है ब्रिटिश कैबिनेट का एक आदमी होता है जिसको पूरे जो ब्रिटिश इंडिया रहता है उसका पावर दे दिया जाता है। और पहला जो सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडिया बनता है उसका नाम रहता है लॉर्ड स्टैनली। स्टैनली, ये मार्बल वाला स्टैनली नहीं है, ये स्टैनली पुराना था। वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया।
दिस एक्ट एस्टैब्लिश 15 मेंबर काउंसिल, ये एक्ट है एक 15 मेंबर का काउंसिल बनाता है इन इंडिया, विच वॉज एन एडवाइजरी बॉडी टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो जो पहला बना था जैसे लॉर्ड स्टैनली था, इसको एडवाइस करेंगे वो। दिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज मेड द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था जैसे लॉर्ड जो स्टैनली था, ये इसका चेयरमैन काउंसिल का बना दिया जाता है। उसके बाद आता है एक नया एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसमें क्या होता है, द वाइसरॉय वाज एम्पावर्ड टू इशू ऑर्डिनेंस, मतलब जैसे कि लॉर्ड कैनिंग जो फर्स्ट था, इसको एक पावर मिल जाता है, जैसे अभी इमरजेंसी का कैसे है कि प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं 6 महीने तक लागू रह सकता है, वैसे ही एक ऑर्डिनेंस का बिना किसी कॉलोनी से कंसल्ट किए हुए या बिना जो स्टेट वहाँ पे है नया जो एक सीट फॉर्म हुआ था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर, जैसे कि ये है ना कि नया सीट फॉर्म हुआ था, इससे बिना कंसल्ट किए हुए एक ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, और उसका जो ऑर्डिनेंस का ड्यूरेशन होगा वो 6 महीने का होगा। दिस एक्ट मेड अ बिगनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाई एसोसिएटिंग इंडियंस, यहाँ पे इंडियंस को भी इंक्लूड किया जाने लगा विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस एज पर दिस प्रोविजन। लॉर्ड कैनिंग जो है वो 3 लोगों को नॉमिनेट करता है, ठीक है, जिसमें से पहला एक राजा बनारस रहते हैं, दूसरा महाराजा पटियाला रहते हैं, और तीसरा सरदिनकर राव रहते हैं। अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में ये 1862 में इंट्रोड्यूस करते हैं जो लॉर्ड कैनिंग है। उसके बाद दिस एक्ट ऑल्सो इंट्रोड्यूस द पोर्टफोलियो सिस्टम, ये पोर्टफोलियो सिस्टम भी लाता है। पोर्टफोलियो क्या होता है, जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं ना, कृषि मंत्री, खाद्य मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री, टेलीकम्युनिकेशन मंत्री, तो ये सारे पोर्टफोलियोज अलग अलग हैं। तो यहीं पे पहली बार पोर्टफोलियो का इंट्रोडक्शन होता है। तो याद रखिएगा जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट के बारे में, यहीं से पोर्टफोलियो सिस्टम जो है वो आया था। उसके बाद हम बात करें, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आया। दिस एक्ट एम्पावर्ड द यूनिवर्सिटीज, डिस्ट्रिक्ट्स, बोर्ड्स, म्यूनिसिपैलिटीज, जमींदार एंड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स टू रिकमेंड मेंबर्स। अब इसके पास कुछ लोग जैसे थे, यूनिवर्सिटीज़ हो गए, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हो गए, म्यूनिसिपलिटी हो गई, जमींदार्स हो गए, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हो गए, इनको पावर दे दिया कि भैया कि आप अपने लोगों को नॉमिनेट कीजिए, हम उन्हीं लोगों में से 3 लोगों को चुन लेंगे, वाइसराइज कह दिया, ठीक है। According to this act, the members of the legislature were the first time intended to take part in debate over annual statement of revenue, और उनको कुछ मतलब लिमिटेशंस के साथ क्वेश्चंस भी पूछने का अलाउ दे दिया गया इंडियंस को। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये सारे ऑफिशियल्स नहीं थे, नॉन ऑफिशियल्स थे। बिकॉज देखिए, अगर विश्वास बढ़ाना है तो जाहिर सी बात है कि जिस कम्युनिटी से आपका विरोध हो रहा है उनको अपनी पार्टी में मिला लो, और यही ब्रिटिशर्स ने उस समय किया था कि अपना जो एजेंडा था उसको सेट करने के लिए इनको उसी में लेजिस्लेटिव असेंबलीज में और काउंसिल्स में ये लोग बुलाने लगे। उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आता है, जिसको मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। दिस एक्ट वाज द फर्स्ट एवर अटेम्प्ट टू ब्रिंग द अ रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट इन गवर्नेंस ऑफ इंडिया, ठीक है। दिस एक्ट ऑल्सो नोन एज मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म। इस एक्ट को जो 1909 है, इसको मॉर्ले-मॉन्टेम रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। अब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि मॉर्ले जो था उस समय यहाँ का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, और मिंटो जो था वो वाइसराय था, ठीक है। अब यहाँ पे मुस्लिम को अलग सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दे देता है, इसीलिए जो लॉर्ड मिंटो है इसको कम्युनल इलेक्टोरेट, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है। तो याद रखिएगा, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। तो जो मॉर्ले मिंटो आए थे तो उसी में लॉर्ड मिंटो जो था, जो वाइसराय था, उसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि मुस्लिम को भैया सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दे दिया था, फूट डालो और राज करो वाली नीति अपना रहे थे। यहाँ पे एक प्रोविज़न होता है, प्रोविज़न वाज मेड फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसराय एंड गवर्नर्स। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो पहले भारतीय होते हैं जो कि वाइसराय काउंसिल्स को ज्वाइन करते हैं, ही वॉज अपॉइंटेड एज लॉ मेंबर, एक लॉ मेंबर के तौर पर उनको भर्ती की जाती है। द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शंस वाज इंट्रोड्यूस बट ओनली इन सम केसेस, कुछ केसेस में जो इलेक्शंस रूल्स थे वो आ जाते हैं, इलेक्शन होता है। उसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 1929। इसमें मॉन्टेक्स और क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा जाता है। आइडिया ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वाज एम्फेसिस्ड अपॉन बाय दिस एक्ट, कि अब कुछ होगा तो भैया गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल उसमें कही जाएगी, तो यहीं से ये चीज़ स्टार्ट हुआ। दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज मॉन्टेक्स क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म और मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म इसीलिए इसका मॉन्ट ले लिया और इसका फोर्ड ले लिया। देखिए हमेशा याद रखिएगा, जो फर्स्ट आता है ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है इंडिया, और यहीं पे जो सेकंड होता है वो होता है आपका वाइसराय, ठीक है। ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। प्रोविंशियल यानी कि जैसे ये 11 प्रोविंस थे तो उनके सब्जेक्ट्स अलग हो गए, सेंटर के अलग हो गए, और कुछ कंकरेंट भी थे। जैसे प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स वर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स एंड ट्रांसफर, जैसे ट्रांसफर और रिजर्व में भी जो प्रोविंशियल थे, जैसे स्टेट है अभी
यूनियन है, उसी तरह उस समय प्रोविंस को स्टेट आप कह सकते हो। तो इसके भी जो पावर्स हैं वो दो भाग में बट गए, ठीक है, ट्रांसफर एंड रिजर्व। द ट्रांसफर सब्जेक्ट वे टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नर, ठीक है, विद द एड ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे कि अभी गवर्नर हेड होता है ना स्टेट का, वही एक राष्ट्रपति की तरह स्टेट के लिए काम करता है। तो उसको कौन पूछते हैं, जो सीएम होते हैं वहाँ के, उनके जरिए वो वहाँ पे राज करता है। जैसे पीएम किसके जरिए राज करता है, भाई राष्ट्रपति की सहमति से राज करता है, ठीक है। अब यहाँ पे तो डुअल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट वाज नोन एज डायरकी, एक डुअल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट आती है जिसको डायरकी सिस्टम कहते हैं। और ये आया कहाँ से था, तो एक ग्रीक वर्ड होता है डायर्क, उससे ये आया था, ठीक है। उसके बाद दिस एक्ट सेपरेटेड द प्रोविंशियल बजट, जो बजट था स्टेट का उसको अलग कर दिया था सेंट्रल बजट से, एंड ऑथराइज द प्रोविंशियल लेजिस्लेटर टू इनैक्ट देयर बजट। ए सेपरेट रिप्रेजेंटेशन वाज गिवन टू सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस, सबको एक अलग पहचान, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन मिलती है। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेचर वाज मेड बाइकैमरल, यानी कि दो हाउस, जो सेंट्रल लेजिस्लेचर था दो, ये राज्यसभा लोकसभा, जो अपर हाउस लोअर हाउस की बात करते हैं ना, ये अपर हाउस है ये लोअर हाउस, उसे राज्यसभा लोकसभा। फॉर द फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन इन कंट्री वेयर इंट्रोड्यूस, अब इसमें डायरेक्ट इलेक्शंस आए हैं, लेकिन कुछ ही फ्रेंचाइजीज को लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को, जिसके पास पैसा ज़्यादा था, टैक्स जो ज़्यादा देता था या फिर एजुकेशन में ज़्यादा इन्वॉल्व था, उनको वोट देने का अथॉरिटी मिला। उसके बाद यहाँ से एक और चीज़ हुआ, मॉन्टेक क्लेम्सफोर्ड 1919 जो एक्ट था, इसके तहत एक और चीज़ हुआ कि 1926 में एक पब्लिक सर्विस कमीशंस का प्रोविज़न आया जो कि इस्टेब्लिश हुआ 1926 में। इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंडन एंड ट्रांसफर्ड हिम सम ऑफ द फंक्शंस परफॉर्म्ड विद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, इंडिया में काम करता था, उसके कुछ पावर्स जो कमिश्नर, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंडन बना एक पोस्ट, उसको कुछ पावर ट्रांसफर कर दिए गए। इसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट ऑफ इंडिया, जहाँ से बहुत कुछ लिया गया है, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, जैसे आरबीआई, सुप्रीम कोर्ट, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो इस एक्ट के तहत द एक्ट हैड अ प्रोविजन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, इंक्लूजन ऑफ गवर्नर प्रोविंसेस, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस एंड स्टेट। द एक्ट डिवाइडेड द पावर बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस, जो सेंटर से प्रोविंसेस थे उसमें पावर को डिवाइड किया, तीन लिस्ट में बचा, जैसे फेडरल लिस्ट, जो सेंटर विथ जो अपना फेडरल सिस्टम उसको तीन लिस्ट में बांट दिया, जैसे अभी ना यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट, उसी तरह से सेंटर विथ 59 सब्जेक्ट, प्रोविंशियल लिस्ट फॉर द प्रोविंसेस विथ 54 सब्जेक्ट एंड कंकरेंट लिस्ट फॉर द बोथ सब्जेक्ट विथ 36 सब्जेक्ट, इस तरह से डिवाइड हुए। उसके बाद आता है काउंसिल ऑफ स्टेट हैविंग 260 मेंबर, जो काउंसिल ऑफ स्टेट था 260 मेंबर थे, जिसमें से 156 तो भैया अकेले ब्रिटिश थे, लेकिन यहाँ पे इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा था, 104 हो गया था। और ये जो था काउंसिल्स ऑफ स्टेट जैसे था, जो परमानेंट हाउस था, और इसमें 1/3 मेंबर हर एक 3 साल पे रिटायर भी होते थे। अब फेडरल असेंबली में जो फेडरल असेंबली था उसमें 5 साल का ड्यूरेशन होता था, जो कि अभी का लोकसभा है, जैसे अभी राज्यसभा क्या है, वो एक्ट करता है, उसमें भी रिटायरमेंट परमानेंट नहीं होती है, मतलब एक ही बार में हाउस डिसॉल्व नहीं होता है। और वहीं पे फेडरल असेंबली यानी जो लोकसभा है उसकी अगर हम बात करें तो इसमें 5 साल का ड्यूरेशन होता है। उस समय 375 मेंबर थे, 250 जो थे ब्रिटिश से थे, और 125 प्रोविंसेस यानी कि भारत के जो भी प्रोविंस थे 11 उससे थे। अब इस एक्ट के तहत ही कुछ दो लेजिस्लेटिव, उस समय तो 11 ही थे, तो 6 में 10 दिस एक्ट इंट्रोड्यूसेड बाइकैमरलिज्म इन 6 ऑफ द 11 प्रोविंसेस, दस द लेजिस्लेचर ऑफ बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड द यूनाइटेड प्रोविंसेस वेयर मेड बाइकैमरल, यानी कि 2 हाउसेस वहाँ पे बना दिए गए, अपर हाउस, ठीक है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली था उसको लोअर हाउस, जैसे अपना राज्यसभा और लोकसभा है उसी तरह से बिहार में भी 2 हाउसेज हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अब इसके बाद इट एबॉलिश्ड डायरकी इन द प्रोविंसेस, जो डायरकी सिस्टम था उसको प्रोविंसेस में हटा दिया, एंड इंट्रोड्यूसेस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन द प्लेस, मतलब अब जो है वो पावर भैया प्रोविंसेस के पास हैं, वो अपने हिसाब से भी काम कर सकते हैं, और एज एडमिनिस्ट्रेशन इन डिफिनिट स्पेयर विद द which government was required to act with the aid of minister responsible for the provincial legislature, ठीक है। अब क्या था, गवर्नर यहाँ का हेड था, अब सीएम हो गए, डिप्टी सीएम हो गए, इनकी पार्टी है, अब इनके एड के थ्रू गवर्नर यहाँ पे स्टेट में शासन करेगा। जैसे अभी दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली में केजरीवाल ने एक पास किया, लेकिन गवर्नर हेड है उसको बदल दिया, और होना भी चाहिए कि अगर आप भारत में हैं तो दिल्ली को हमेशा उस हिसाब से बनाया गया कि यहाँ पे बाहर से भी लोग आ सकें। वैसे तो दिल्ली की हालत वैसे ही बहुत बुरी है, और ये डिपेंड करता है कि भाई राजनीति कैसे होती है, तो वो अलग मैटर है। देन हम बात करें इसमें, द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, जिसको सुप्रीम कोर्ट आज कहते हैं, इट वाज सेट अप इन 1937। इट आल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एडॉप्शन ऑफ डायरकी एट द सेंटर
इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री। जो भी करेंसीज हैं, यानी जो पैसे से जुड़ा हुआ मामला है उसको कंट्रोल करने के लिए एक बैंक की भी स्थापना हुई, जिसको आरबीआई हम लोग कहते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड द स्टेबलाइजमेंट ऑफ द फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर प्रोविंसेस। जैसे उस समय प्रोविंस क्या थे, जुड़े हुए थे, जैसे बिहार झारखंड अलग हो गया, तो पहले बिहार झारखंड का तो एक ही था ना भैया, बीपीएससी, है ना, ज्वाइंट कमीशन। वैसे ही यहाँ पे सेंट्रल के लिए यूपीएससी है, जो फेडरल कहा जाता है, वैसे स्टेट के लिए अलग, जैसे यूपीपीएससी यूपी के लिए है। इट एबॉलिश्ड द 15 मेंबर काउंसिल ऑफ द इंडिया एस्टेब्लिशमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 1858 के तहत जो 15 मेंबर का काउंसिल बना था उसको भैया इसने खत्म कर दिया। इट एक्सटेंडेड फ्रेंचाइजेज इज अबाउट 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन गॉट द वोटिंग राइट। अब इसके तहत 10% जो थे टोटल लोग, उनको भैया मिल गया क्या, वोटिंग राइट। अब आता है एक्ट 1947, जिससे भारत के को आज़ादी मिली थी। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड डिक्लेयर्ड इंडिया एज द इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट फ्रॉम अगस्त 15, 1947। कि भैया हम अब आज़ाद हैं, गणतंत्र देश हैं 15 अगस्त 1947 से। इस एक्ट से हमें पता चलता है। दिस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड क्रिएशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। 2 डोमिनियंस, 2 स्टेट बने, इंडिया एंड पाकिस्तान। किस एक्ट के तहत, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत। इसके तहत इट एबॉलिश द ऑफिस ऑफ वाइसराय एंड प्रोवाइडेड अ गवर्नर जनरल फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। अब ये जो जैसे कि वाइसराय वाला पोस्ट था उसको तो खत्म कर दिया और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और पाकिस्तान को दिया गया। हु वाज टू बी अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश मोनार्क। जो ब्रिटिश मोनार्क था, मोनार्की शासन, उसके द्वारा अपॉइंट किया जाता था ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट ऑफ बोथ कंट्री। जो कैबिनेट बनी थी उनको, मतलब अपने उनकी सजेशंस के द्वारा। इट एम्पावर्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द बोथ डोमिनियन टू फ्रेम एंड एडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देयर रिस्पेक्टिव नेशन। भैया कि आप अपने नेशन के लिए कोई भी कंट्री से उसके अकॉर्डिंग अपना ले लीजिए और फ्रेम कीजिए बोथ डोमिनियन की अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और बनाइए, ठीक है। एंड रिपील एनी एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इटसेल्फ, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हुई। उसके बाद ये एक्ट जो है एक फ्रीडम भी प्रोवाइड करता है इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को कि भैया आपको जिसमें मिलना है, इंडिया में मिलना है तो इंडिया में मिल जाइए, पाकिस्तान में मिलना है तो पाकिस्तान में मिल जाइए, आप आज़ाद हैं या फिर आज़ाद रहना चाहते हैं तो आज़ाद रहिए। इसी में तो ये 2 जो थे, जैसे जम्मू कश्मीर उस समय आज़ादी था, बाद में पाकिस्तान उस पर चढ़ाई किया तो इंडिया में मिलने के लिए कहा कि हमको अपने में मिला लीजिए। वैसे ही जो अपना नवाब थे हैदराबाद वाला, जो मद्रास हैदराबाद प्रेसिडेंसी थी, उसमें बहुत सारा दिक्कत आया था। अब बात करते हैं इंटरिम गवर्नमेंट की। देखिए भाई साहब, जब भी सरकार चलानी हो, अब ब्रिटिश कहे कि देखो हम तो छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन सरकार कौन चलाएगा, गवर्नमेंट तो बनाओ, एक इंटरिम गवर्नमेंट तो बनाओ जो यहाँ पे देखेगा। तो इंटरिम गवर्नमेंट बनता है 1946 में, जिसमें वाइसराय जो होता है वही हेड होता है काउंसिल का। वैसे जवाहरलाल नेहरू जो होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है काउंसिल का, और उसी को इंटरिम कैबिनेट का भी हेड बनाया जाता है, ठीक है, ताकि एक गवर्नमेंट का स्टार्ट हो। उसके बाद द मेंबर ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट वेयर मेंबर्स ऑफ वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। द स्पेसिफिक पोर्टफोलियोज अलॉटेड टू ईच मेंबर। पोर्टफोलियोज भी अलग अलग मेंबर्स को अलॉट किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ मेंबर्स हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के जिनको पोर्टफोलियो मिला था, जैसे जवाहरलाल नेहरू को एक्सटर्नल अफेयर एंड कॉमनवेल्थ रिलेशंस, सरदार वल्लभ भाई पटेल को होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये इंटरिम गवर्नमेंट के अंतर्गत है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फूड एंड एग्रीकल्चर, सरदार बलदेव सिंह को डिफेंस, जगजीवन राम को लेबर, सी राजागोपालाचारी को एजुकेशन एंड आर्ट्स, जॉन मथाई को इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज। वहीं पे बात करें CH भाभा को, तो इनको वर्क्स, माइंस एंड पावर्स का, और आसफ अली को रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट का। अब इसी के तहत जो मेंबर ऑफ मुस्लिम लीग थे इनको भी कुछ पोर्टफोलियो दिया गया था, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से लागू नहीं हो जाता। लियाकत अली खान को फाइनेंस, अब्दुल राव निस्तर को पोस्ट और एयर, आई चुंद्रिगर को भैया कॉमर्स, और गजनाफर अली खान को हेल्थ, जोगिंदर नाथ मंडल को लॉ। उसके बाद होती है फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए फ्रेम कैसे होता है कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच वाज सेट अप इन 1946 एज पर द कैबिनेट मिशन प्लान वाज गिवन द टास्क ऑफ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 1946 के तहत एक कैबिनेट मिशन प्लान के तहत एक कमेटी बनाई गई होती है, उसको दिया जाता है कि भैया आप कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनाइए। The member of Constitution Assembly were elected indirectly by the provincial assemblies। जो भी provincial assemblies थे उसमें एक मेंबर पर मिलियन पॉपुलेशन, मतलब 10 लाख लोगों पे एक मेंबर के हिसाब से चुन लिया गया था। They were a total of 389 member in the Constituent Assembly, of which 296 were elected by the member of provincial assemblies। उसके बाद
and the rest were nominated by the princely estate. In the first meeting was held on 9 दिसंबर 1946. पहला मीटिंग 1946 में होता है, जिसमें जो सबसे बुजुर्ग होते हैं सचिदानंद सिन्हा, उनको इंटरिम प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। 2 दिन बाद इनको हटा दिया जाता है। ही वॉज द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द असेंबली एंड वॉज द इलेक्टेड एज इंटरिम प्रेसिडेंट। नहीं होता है कि अचानक कोई बैट बॉल लेके आ गया तो ठीक है, जिसका बैट है या जिसका बॉल है वही भी है कैप्टन रहेगा। उस हिसाब से बुजुर्ग के हिसाब से उस समय बना दिया गया था। लेटर ऑन दिसंबर 11 1946 राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट कर लिया जाता है कि आप रहिए प्रेसिडेंट हमारे किसके कंस्टिट्यूएंट असेंबली के। सिमिलरली बोथ एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णा मचारी वेर इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट बिसाइड। उनके से हट के ये दोनों को वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है। और बी.एन. राव वाज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू असेंबली, और इनको एक एडवाइजर का पोस्ट मिलता है असेंबली को मतलब निरीक्षण करने के लिए। फिर आता है The seat allotted to each British provinces were to be decided among 3 principals community, mainly Muslim, Sikhs and general। अब देखिए मुस्लिम सिक्स को छोड़ के जितने भी ज़्यादा और कम्युनिटी आते थे वो जनरल कम्युनिटीज़ में आ जाते थे, ठीक है। जैसे क्रिश्चियन हो गए, पारसीज हो गए, छोटे छोटे जो भी थे, जैन्स हो गए। इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वेयर टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। जो मेजर थे, जैसे मुस्लिम सिक्स को ही सिर्फ माइनॉरिटी का एक कह सकते हो कि अब दिया गया था, और बाकी बहुत सारी चीज़ें इसमें थी, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वेयर टू बी नॉमिनेटेड बाय हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट। अब जो नॉमिनेशंस, भाई प्रिंसली स्टेट है तो उसका भी कुछ नॉमिनेशन आएगा ना कि भैया मेरे मेंबर को बनाइए राजा, वहाँ का मंत्री। तो ये क्या करता था, वहाँ के जो नवाब थे या जो किंग थे वो नॉमिनेट करते थे कि ये पर्सन मेरी तरफ से जाएगा। फिर जवाहरलाल नेहरू एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाते हैं कि भैया अगर हम गणतंत्र हो जाते हैं तो हमारे देश का क्या क्या मकसद रहेगा, और इसी को बाद में इसके मॉडिफाइड वर्जन को हम प्रीएम्बल ऑफ प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे देश के संविधान का मूल कर्तव्य क्या होगा। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ये कहते हैं कि भैया आज से हम लोग मतलब आज़ाद हैं, हमारा गणतंत्र है, भारत एक स्वतंत्र, संप्रभु और गणराज्य देश है, ठीक है, मतलब राज है, इसमें किसी का अधिकार नहीं है। अब जो इसमें कहता है कि जो भी ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र हैं, ठीक है, जो भी ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र हैं या फिर भारतीय राज्य हैं या फिर ब्रिटिश भारत और भारतीय राज्य के बाहर अन्य भागों का एक हिस्सा है, वो संघ में अगर मिलना चाहते हैं तो वो संघ का हिस्सा कहलाएगा, क्योंकि वो इच्छुक हैं, संघ में मिलने के इच्छुक हैं, इसीलिए उनको संघ का हिस्सा कहा जाएगा और एक यूनियन की तरह ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद कहा जाता है कि संघ जो बनेगा, मतलब जो एक यूनियन बनेगी, उसको जो क्षेत्र होंगे, उसकी जो इकाइयाँ होंगी, और मतलब वो सरकार की पावर्स को भी, अपने पावर्स को तो ऑटोनोमस वो यूज़ कर ही सकते हैं, लेकिन सारे जैसे सपोजेस रिटेन स्टेटस ऑफ ऑटोनोमस यूनिट्स टुगेदर एंड रेसिड्यूरी पावर एक्सरसाइज ऑल पावर फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वो एक्ट भी कर सकते हैं। एंड सेव एक्सेप्ट सच पावर फंक्शंस आर वेस्टेड इन असाइन टू यूनियन। भैया जो जैसे कि स्टेट है तो वो तो एक्ट करेंगे, लेकिन जो यूनियन के पास पावर है भैया उसको छोड़ के, भैया उसके पास जो पावर है, ऐसा नहीं है अपना संविधान है आप क्रिएट कर लीजिएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जो भी लोग होंगे, जैसे भारत में कोई भी संविधान बनाएगा तो डेमोक्रेटिक है, तो ये पर्सन्स जो लोग हैं इनके थ्रू आएगा, यानी कि उन्हीं का हिम्मत है, उन्हीं के पावर के बदौलत गवर्नमेंट यहाँ पे फॉर्म होगी। उसके बाद आता है कि भैया जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनको सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इक्वलिटी, स्टेटस, अपॉर्चुनिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम, इन सारी चीज़ों के बारे में, फ्रीडम एक्सप्रेस, फेथ, वर्शिप, वेकेशन, एसोसिएशन, इन सारी चीज़ों का छूट दिया जाएगा। उसके बाद आता है कि जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ हैं उनको सेफगार्ड की जाएगी कि उनको दबाया न जाए, इन सारी चीज़ों का यहाँ पे जिक्र किया गया था। उनको एक उनकी जो हक है उसके लिए एक सेफगार्ड क्रिएशन किया जाएगा। फिर आता है कि भैया भारत जो है वो दूसरे राष्ट्रों के तहत, जो सिविलाइज्ड नेशंस है उसके तहत अपनी क्षेत्रीय जो लैंड है, सी है, एयर है, उसको एक तरह से अपनी रक्षा करेगा, उसकी इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए काम करेगा। उसके बाद इसमें कहा गया था कि एक सभ्य समाज की तरह भारत जो है अपने लैंड का, जो ह्यूमन है, जो मैन है, उसके लिए या फिर जो दुनिया है उसमें पीस लाने के लिए काम करेगा। तो ये सारे कुछ रेजोल्यूशंस थे। उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड कमिटीज़ फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ आर गिवन बिलो। कुछ कमिटीज़ बनाई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाएंगे। तो पहला एक कम्युनिटी और मेन कम्युनिटी जो इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी था वो था ड्राफ्टिंग कम्युनिटी, जिसके हेड कौन थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ठीक है।
ये उसके हेड थे। इसमें 7 मेंबर थे और इसको सेटअप कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को इसको सेटअप किया गया था। इसमें बी आर अम्बेडकर थे, एन गोपाला स्वामी अय्यनगर थे, देन अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, के एम मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सदुल्ला थे, देन बी एल मित्तर थे, जिनको बाद में मर जाने के उनकी तबीयत खराब हो गई थी और इनको रिप्लेस कर दिया था एन माधव राव ने। वहीं पे डीपी खेतान थे, जो 1948 में इनकी डेथ हो गई, तो उस समय रिप्लेस कर दिया गया टीटी कृष्णामाचारी से। जो जो बुढ़े लोग थे एकदम मरने के कगार पे थे, उनको भैया रख लिया गया था कि भाई बूढ़ा ना माने और अपना काम होता रहे। उसके बाद मेजर कमिटीज़ यहाँ पे आई, ठीक है, मेजर कमिटीज़ और चेयरमैन, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी, तो बी आर अम्बेडकर का एक इसके पास इनके पास था इसका पावर, यूनियन पावर जवाहरलाल नेहरू के पास था। वहीं यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो ये भी जवाहरलाल नेहरू के पास था। वहीं पे स्टेट कमेटी जो था, कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट, ये भी जवाहरलाल नेहरू के पास था। सारी मेन कमेटीज़ यही चर्चा लेके बैठे थे। देन वहीं पे एडवाइजरीज कमेटीज़ की हम बात करें, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, माइनॉरिटीज़ और ट्राइबल्स और एक्सक्लूडेड एरियाज़ के बारे में, तो सरदार पटेल के पास था। और इनके अंतर्गत बहुत सारी छोटी छोटी कमिटीज़ थी, जैसे कि माइनॉरिटीज़ सब कमिटी जो कि एस.सी. मुखर्जी देख रहे थे, फंडामेंटल राइट्स सब कमिटीज़ जो कि जे.बी. कृपलानी देख रहे थे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज़ एंड असम एक्सक्लूडेड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमिटीज़, इसको गोपीनाथ बारदोली देख रहे थे। वहीं पे एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज़ जो कि असम से अलग थे, मतलब असम में नहीं आते थे भाई, और जगह भी तो हैं, उस सब कमेटी उसको ए.बी. ठक्कर देख रहे थे। अब कुछ और भी थे, जैसे कि रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर कमेटी, इसको राजेंद्र प्रसाद हेड कर रहे थे, स्टीयरिंग कमेटी इसको राजेंद्र प्रसाद हेड कर रहे थे, और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी इसको सरदार पटेल हेड कर रहे थे। कुछ माइनॉरिटीज़ कमेटी भी थी, जैसे स्पेशल कमिटीज़ टू एग्जामिन द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि भैया ड्राफ्ट को भी हम ही चेक करेंगे, हम तो चचा हैं, तो जवाहरलाल नेहरू इसको भी देख रहे थे। देन फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देख रहे थे, और एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग इसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देख रहे थे। प्रेसिडेंशियल कमेटी इसको अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर देख रहे थे। वहीं पे कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, ठीक है, कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस इसको बी पिताभी सीतारमैया देख रहे थे। हाउस कमेटी जो है इसको बी पिताभी सितम्बरैया देख रहे थे। वहीं पे ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमिटीज़ इसको के एम मुंशी देख रहे थे। अब बात करें कमेटी ऑन फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जी.बी. मालवंकर। एडहॉक कमिटीज ऑन सुप्रीम कोर्ट, एस. वरदाचार्य। और इस ये जो थे ये नॉन ऑफिशियल्स मेंबर्स थे असेंबली के, ठीक है, असेंबली के मेंबर नहीं थे ये लोग। एक्सपर्ट कमेटी ऑन फाइनेंशियल प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नलिनी रंजन सरकार, ये भी असेंबली की मेंबर नहीं थी। लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस जो लैंग्वेज के बारे में था, एस के दार। प्रेस गैलरीज जो प्रेस फ्रीडम्स के बारे में, उषा नाथ सेन जो थी इसको देख रही थी। वहीं पे एडहॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप, एस. वरदाचार्य देख रहे थे। अदर फंक्शन परफॉर्म्ड बाई कंस्टिट्यूएंट असेंबली, कुछ और भी फंक्शन जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली था उसके द्वारा किया जा रहा था, जैसे कि भैया नेशनल फ्लैग का एडॉप्शन, भारत का जो नेशनल फ्लैग है उसको अडॉप्ट किया गया 22 जुलाई 1947 को। रिमेंबर दिस डेट, बहुत बार पूछा गया है। देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मान लिया गया कि भैया हाँ ठीक है, हम मेंबर रहेंगे आपका मई 1949 में कि कॉमनवेल्थ के हम लोग मेंबर रहेंगे, इसीलिए जितनी भी कॉलोनीज हैं ब्रिटिश की, कॉमनवेल्थ गेम होता है उसमें पार्ट करती है। देन एडॉप्शन फॉर नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग ऑन 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम दोनों एक्सेप्ट कर लिया जाता है। इसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था और इसको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। देन वहीं पे इलेक्शन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्शन के थ्रू जीत जाते हैं, और मतलब एज ए डायरेक्ट इनको चुन लिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज ए फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 24 जनवरी 1950। तो 24 जनवरी 1950 को बहुत सारी घटनाएं हुई थी, जैसे कि नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, फिर से प्रेसिडेंट का चुना जाना 2 दिन पहले 26 जनवरी से। ऑपरेटिंग एज ए प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टिल क्रिएशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट आफ्टर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन 1951-1952 में पहला जनरल इलेक्शन हुआ था, उससे पहले एक प्रोविजनल पार्लियामेंट के तौर पे जो है ये काम कर रहा था, प्रोविजनल पार्लियामेंट के तौर पर, जब तक कि नया पार्लियामेंट बन नहीं गया। जनरल इलेक्शन 1951-52 में, ठीक है। इसके बाद कुछ फैक्ट्स हैं, इसको याद रखिएगा। जो कैलीग्राफी है, कैलीग्राफी क्या होता है? नाम होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें अनवायर्ड, है ना, तो ये कैलीग्राफी है मेरे राइटिंग में, ठीक है, यानी कि ये मेरी कैलीग्राफी है। अब इसी को जब प्रेम बिहारी नारायण रायजा जो थे, इन्होंने कैलीग्राफी की थी, लिखी थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इंग्लिश में, तो नाम जो आएगा वो आएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजा। और इसी का हिंदी वर्जन किसने लिखा था? वसंत कृष्णन ने। अब पूछा जाएगा संविधान किस मतलब फ्लो में लिखा गया था, तो इटालिक स्टाइल में लिखा गया था, ठीक है। तो ये जो फैक्ट हैं इसको याद रखिएगा।
फिर होता है कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भाई कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लागू कैसे हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। और इसी को क्यों चुना गया भाई? 26 जनवरी को क्यों चुना गया? क्योंकि भाई जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन था वो तो नवंबर में ही बन गया था, 26 नवंबर 1949 को ही बन गया था। तो 1950 में क्यों चुना गया? क्योंकि जनवरी 26 को इट वॉज द डे इन 1930 दैट पूर्ण स्वराज डे वॉज सेलिब्रेटेड। एक डे होता था 1930 में, पूर्ण स्वराज के नाम से इसको सेलिब्रेट किया गया था, जिस दिन रेजोल्यूशन ऑफ लाहौर सेशन, फॉलोइंग द रेजोल्यूशन ऑफ लाहौर सेशन दिसंबर 1929 ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस की भैया हम अपना स्वराज मनाएंगे, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, इसीलिए 26 जनवरी को चुना गया कि इसी दिन अपना गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। देखिए असेंबली जो बना है इसमें टोटल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना है, इसमें 11 सेशन लेंगे और टोटल जो टाइम लगा वो लगा 2 साल 11 महीना और 18 दिन का। याद रखिएगा, अगर टाइम इसमें पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो अपना फॉर्म है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली उसको कितना टाइम लगा, तो 2 साल 11 महीना 18 दिन का। ठीक है, रेफरिंग टू कितने कंट्रीज़ के, मोर देन 60 कंट्रीज़ के जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको रेफर किया गया और टोटल खर्च इस पे 64 लाख का आया था। इसके साथ ही कुछ और फैक्ट्स हैं। ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन वाज विच वाज अडॉप्टेड नवंबर 26 1949, जो अभी हम लोगों ने बात किया, कंटेंटेड अ प्रीएम्बल of 395 article and 8 schedule. The preamble of constitution was enacted as the last. ठीक है, 395 आर्टिकल थे उसमें और 8 स्केड्यूल्स थे। उसके बाद ही सम प्रोविजंस थे जो कॉन्स्टिट्यूशन के उसी समय लागू हो गए थे। ठीक है, जैसे कि सिटीजनशिप, इलेक्शंस, प्रोविजनल पार्लियामेंट, टेम्पोररी और ट्रांजिशनल प्रोविजंस, ये सब शॉर्ट टाइटल्स जो थे उसी समय लागू हो गए थे नवंबर 26 1949 को ही। लेकिन जो रिमेनिंग प्रोविजंस थे, जो मेजर पोर्शंस थे, मेजर पार्ट थे, ये लागू हुए 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, इंडिया वॉज अ डिपेंडेंसी ऑफ ए ब्रिटिश एम्पायर टिल दी पैसेज ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इससे पहले तक भैया इंडिया जो है वो एक डिपेंडेंट था ब्रिटिश एम्पायर के अंतर्गत, कि वो वहाँ से जैसे वाइसराय ही हेड था और जो गवर्नर जनरल यहाँ बना दिया गया था, और वही जो है रूल करता था यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज के को मिलाकर उनकी मतलब एक तरह से सलाह मशवरा के साथ। ठीक है, इंडिया हैविंग अ पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ डोमिनियन इन ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, एक पॉलिटिकल स्टेटस है कि भैया हाँ मेरा कॉलोनी था ये। इंडिया डिक्लेयर्ड हरसेल्फ सोवरियन रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को बता दिया कि भैया हम गणतंत्र हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम अब एकदम पूरी तरह से सोवरियन रिपब्लिक है, गणतंत्र रिपब्लिक है, हमारा आप पे कोई किसी का हमारे ऊपर अधिकार नहीं है। वही था। वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो ये ब्रिटिश डोमिनियन 1956 तक बना रहा था। तो गाइज ये था अपना कंप्लीट पॉलिटी का फर्स्ट पार्ट, पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन होगा लाल वाला, दबा दीजिए। बहुत मेहनत लगती है इस चीज़ को क्रिएट करने के लिए, और आपको अगर कुछ सीख मिली है तो अप्रिसिएशन आप दे दीजिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो प्लीज़ कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन, तब मैं जाके अपने वेबसाइट पे इसको अपलोड करूँगा। बिकॉज अगर उस तरह से नहीं होगा तो फिर वेस्टेज ऑफ टाइम है। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो मैं वहाँ अपलोड कर दूँगा, वहाँ से आप जाके विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको फिर बाद में डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा और कमेंट सेक्शन में पिन अप करके मिल भी जाएगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, सजेशन भी दे सकते हैं। और गाइस चैनल का जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना। ठीक है, और जो वीडियो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, बिकॉज नॉलेज जो है वो शेयर करने से बढ़ता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।